जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की। आज यहाँ 11वीं क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 88 तक हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 से स्टार्ट करेंगे। आइए करते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 89, सेब के मूल्य में सेब के सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर 25% कमी होने पर सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को एक ग्राहक को 240 रुपये में 240 रुपये में दो 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले 1-2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आइए इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? 25% की कमी। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। पहले मूल्य कितना था? 4। घटे कितना हो गया? 3। पहले मूल्य था 4 और एक घट गया, कितना होगा मूल्य? 3। तो ये हमारा वास्तविक मूल्य नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, यानी कि हम लोग x मान लें। ये होगा 4x, ये होगा 3x। एक ग्राहक को 240 रुपये में 240 रुपये में हमेशा कम वाला मूल्य रखा जाता है, माइनस 240/4x कितना? 2 किलोग्राम। तो हमेशा माइनस वाला मूल्य क्यों रखा जाता है? क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा सामान मिलता है, इसलिए। 3/24 80, 4 छक्का 24 60, 80 में से 60 गया 20, 20/x बराबर 2, 2 एकम 2, 2 दाम में 20, तो 10 बराबर x। तो अधिक से मिले तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? पहले मूल्य था 4, अब हो गया 3, तो घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो हमारा घटा हुआ मूल्य 3 है। तो 3 × 10 30 रुपये प्रति किलोग्राम, ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपसे यही पूछ देता बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य हमारा 4x है, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, हो गया 40 रुपये प्रति किलोग्राम, ये बढ़ा हुआ मूल्य। लेकिन हमसे फिलहाल पूछा है घटा हुआ मूल्य कितना हो गया? 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में मिटाने वाली रबड़ के
यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में यदि भाव में लिखा गया, यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% कमी हो जाए, 25% कमी हो जाए, 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? आइए पढ़ लेते हैं। यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, यानी पूछ रहा है 1 रुपये में हमें कितना रबड़ मिलेगा। तो आइए कर लेते हैं। 25% का कमी है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/4। पहले मूल्य था 4, अब हो गया कितना? 3। तो ये हमारा वास्तविक मूल्य नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल यानी कि x मानना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x। तो हमें सर कितना ज़्यादा मिला है? 1 रुपये में 3x माइनस 25% की कमी हो सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? 1/4x 3x/4x बराबर कितना रबड़ ज़्यादा अधिक मिला है? तो एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12x। तो 3 चौको 12, 4x माइनस 4 से 12 3x बराबर 2। तो 1x बटे के 12x बराबर 2। तो कितना हो जाएगा? तो x बराबर 1/24। x बराबर कितना हो जाएगा? 1/24। तो क्या पूछा है? तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या, तो हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना है? 4x। तो x का मान कितना है? 1/24। तो 4 गुणे 1/24, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। तो कितना आ गया? 1/6। तो क्या पूछा? 1 रुपये में कितना? 1/6। तो ये ऊपर से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणे 6/1। 1 रुपये में कितना रबड़ मिलेगा? 6 रबड़। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा 6, यानी 6 रबड़। 1 रुपये में कितने रबड़ मिलेंगे? 6 रबड़ मिलेगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है किसी वस्तु के मूल्य में
किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं घटने से पहले वस्तु का मूल्य घटने से पहले वस्तु का मूल्य घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। तो आइए देख लेते हैं 33 सही। 1 मिनट थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। क्या दिया है 33 सही 1/3% क्या है कमी है। 33 सही 1/3 33 99 100 बटे के कितना है 3% हटाएंगे बटे के 100 एकम 100 कितना गया 1/3। अगर हमारा मूल्य पहले 3 था तो घट के कितना हो गया 2 हो गया क्योंकि कमी दिया है। तो ये हमारा वास्तविक मूल्य नहीं है, इसके साथ हमें x मानना पड़ेगा। x 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था तो 4 वस्तुएं। हमेशा घटा हुआ मूल्य रखेंगे यहाँ पे -4 बटे के 1 रुपये में यहाँ पे 1 रुपये 1 रुपये में 1/2x बटे 1/3x कितना वस्तु ज़्यादा खरीदी जा रही है 4 वस्तु। तो इसका एलसीएम ले लीजिए कितना होगा 6 एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा 6x 2 3 6 3x माइनस 3 दूना 6 2x बराबर 4। तो x बटे के 6 1/4 तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/24 क्या पूछा है घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था तो 1/24 आ गया। तो पूछा है क्या घटने से पहले यानी कि 3x का मान पूछा है 3/1/24 3 एकम 3/24 क्या आ गया 1/8 यानी इसका मतलब 1 रुपये में कितना 8 वस्तुएं 1 रुपये में कितना 8 वस्तुएं। आपका यही सही होगा 1 रुपये में 8 वस्तु। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा 1 रुपये में 8 वस्तु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। बानवे नंबर सवाल 92 नंबर का क्या है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आइए देखते हैं।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। 35% अंक लाने 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, ठीक है, तथा वह 30 अंकों से 30 अंकों से मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? आइए कर लेते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए, उसको तो 40 अंक मिल गया, यानी 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको अगर 30 अंक मिल गया होता तो वो पास हो गया होता है। यानी कि अगर उसे 30 नंबर और मिल गया होता है, यानी कि कुल टोटल 70 नंबर मिल गया तो पास हो गया था। तो 35 अंक लाने होते हैं, तो लाया कितना है? 70 अंक, और 35% के बराबर है। और अधिकतम अंक कितना है? 100। 35 से कम 35, 35 दूना के 70, 100 दूना के अधिकतम अंक कितना है? 200 अंक। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा 200 अंक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 93 पर। हमारा मैक्सिमम अंक कितना होता है? देखिए, हमारा अधिकतम अंक कितना होता है पेपर में? अधिकतम अंक कितना होता है? हमारा अधिकतम अंक होता है 100, होता है कि नहीं? तो वही बात है, अधिकतम अंक निकालो 100 मानकर, और पास था 35% पे, और टोटल कुल 100 नंबर था, काट पीट के 200 अंक आएगा। तो हमें फास्ट करना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 93 पर। किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक किसी परीक्षा के लिए के उत्तीर्णांक किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक एक
एक विद्यार्थी ने 185 अंक एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा 85 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो आइए कर लेते हैं। जैसे दिया है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया। 185 अंक प्राप्त किया। एक मिनट में इंक डाल देता हूँ थोड़ा सा। एक परीक्षा ने एक स्टूडेंट ने 185 अंक प्राप्त किया तथा वो 15 अंकों से फेल, यानी उसे 15 अंक और मिल जाता तो वो पास हो जाता था। कितना हो गया? 200 अंक। 40% के बराबर है और अधिकतम अंक कितना है? 100%। 40 अंक 40 बचे 200, कितना मिलेगा टोटल? अधिकतम अंक कितना रहेगा? 500 अंक। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा 500। ये तो हमसे पूछा है अधिकतम अंक, हमारा अधिकतम अंक कितना रहता है? 500। तो उत्तर आएगा हमारा 500। चलते क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 एक मिनट। दिया है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता उत्तीर्ण प्रतिशतता 94 उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से
तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल हो गया। बताइए, अनुत्तीर्ण रहा। जो 483 अंक पा रहा है आज के ज़माने में वो फेल हो जा रहा है। 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण, लड़कियों के लिए अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ठीक है, आइए कर लेते हैं। जिसे दिया है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है? यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 35% और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 40%, ठीक है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण है, यानी उसे 117 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता। 117 नंबर, तो ये टोटल कितना मिला? 600 अंक, 600 नंबर तक मिला, हो गया। और कितना परसेंट नंबर में 600 नंबर लेके आता तो पास हो जाता है, और परसेंटेज में 40% लाता तो पास हो जाता। तो इसके बराबर है 40%। तो प्राप्त किया तो 117 अंकों से अनुत्तीर्ण। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण कितना है? अगर कुल अंक पूछता तो हम गुणे 100 करते हैं, लेकिन लड़की को पूछ रहा है तो 35%। 35% कितना होगा? 0 से 0, 4 से काटिए 15 बार, कितना होगा? 15 बचे 75 को 5, हासिल बचे 7, 15 ते 45, 7 52, कितना होगा? लड़कियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना होगा? 525 अंक। यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा 525 अंक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 95। अब चलते हैं 95 नंबर सवाल पर। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, हो गया। इनके प्राप्तांकों का योग, इनके प्राप्तांकों का योग, इनके प्राप्तांकों का योग 783 है।
783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? तो आइए देख लीजिए। कल किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? देखिए ए हो गया बी। ए कितना पाया है? 60% और बी कितना पाया है? 30%। अंक प्राप्त, इनके प्राप्तांकों का योग 783 और इनका योग कितना होगा? 90%। तो 90% बराबर कितना होगा? 783। तो 100% कितना होगा? 783/90 100 का मान निकालना है। तो 0 से 0 9 8 72 6 9 7 63 कितना होगा? 870 अंक। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? 870 अंक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हैं। किसी परीक्षा में 5% अयोग्य अभ्यर्थी 5% अभ्यर्थी अयोग्य। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य है। ठीक है, अयोग्य घोषित हुए तथा अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी में से 85% अभ्यर्थी परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के परीक्षार्थी सामान्य योग्य के सामान्य वर्ग के थे। कितना गलती हो रहा है? सामान्य वर्ग के थे। ठीक है, यदि 4275 योग्य यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से
अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थी अन्य अन्य योग से अन्य योग्य से अन्य वर्गों से हो अन्य वर्गों से हो। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य योग्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया आइए एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य योग्य वर्गों के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया। तो हम लोग मान लेते हैं x अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो उसमें 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, तो कितना बचे 95% घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य योग्य वर्ग के थे, तो उसमें से 15% निकल जाएगा। जब 85% परीक्षार्थी सामान्य योग्य थे तो अयोग्य कितने हुए 15% बटे के 100 बराबर 4275 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं। 19 पचे 95, 20 पचे 100, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 19 से काटेंगे 19 साते 133, 19 साते 133, 7 बचा 2 9, 19 पचे 95, तो x बराबर कितना हुआ 2 दूना 4, 75 300, 300 कितना हुआ। और कुल कितने अभ्यर्थी ने योग आवेदन किया 30,000 स्टूडेंट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा 30,000 स्टूडेंट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 97। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 97। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके, क्वेश्चन नंबर 97 दिया है। एक परीक्षार्थी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके
5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 5 अंकों से 5 अंकों से अनुत्तीर्ण 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दिख नहीं रहा है सही से, मैं इसको एक बार फिर ये परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है। एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं आइए कर लेते हैं। एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। अनुत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो देखिए, ऐसे सवाल में जब कोई विद्यार्थी एक फेल हो जाता है और एक पास हो जाता है, तो जो 5 अंकों से फेल हो गया 5 अंक से फेल हो गया है और 10 अंक अधिक पा जाते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और परसेंटेज का अंतर ले लेते हैं। 30% और 40% में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। और बटे गुणे के 100, 5 गुना के 10 से कम 10, 10 में 100। न्यूनतम कितने अंक है? 150। 150 तो टोटल कुल कितना अंक है? 150। तो 150 का 150 का न्यूनतम अंक निकालेंगे, यानी 150 का 30% निकालेंगे, कितना होगा? 0 0 0 0, 15 3 45। इसका न्यूनतम स्कोर कितना है? 45। और कितने अंकों से फेल हो गया था? 5 अंकों से। तो इसको 5 इसमें जोड़ दीजिए। न्यूनतम अंक कितना आ गया? 50 अंक। इसका टोटल कुल अंक आ गया था 150। 150 का न्यूनतम अंक निकालें, 150 का 30% होगा 45। 45 में 5 अंकों से फेल हो गया तो 5 अंक जोड़ेंगे, टोटल कुल कितना अंक आएगा? इसका न्यूनतम स्कोर 50 अंक का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा 50। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर।
क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 98। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त एक परीक्षार्थी ने 30% अंक